So good afternoon, students. Good afternoon, sir. So as you know, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 4. But before starting that chapter, let me revise in a quick mode. As we know, we have already learned what? The 3 chapters. The first chapter was introduction. In that introductions, what we have learned before? About CGST, SGST, what is intrastate supply, what is interstate supply, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, right? In the second chapter, we have learned about the definition of supply. So in that chapter, we have learned about mixed supply, composite supply, what does supply mean, right? Supply includes sales, transfer, barter, exchange and all these things. In third chapter, what we have learned? Composition scheme, right? कंपोजिशन स्कीम वाले हमसे जीएसटी कलेक्ट नहीं कर पाते हैं. हमने प्रैक्टिकल भी दिखाया कि किस तरह से हम ये देखेंगे कि कंपोजिशन स्कीम वालों को, कंपोजिट डीलर को कैसे सर्च करते हैं, वो मैंने लाइव दिखाया था आप लोगों को, राइट? बट यस, टुडेस चैप्टर इज आरसीएम. आरसीएम मींस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म्स. ठीक है. सो इन रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी इसमें हम क्या पढ़ेंगे? देखो, नॉर्मली क्या होता है आरसीएम में, इंट्रोडक्शन में बता दूं. नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली एज वी नो that RCM जो है नाम से ही पता चल रहा है, it is RCM, reverse charge mechanism. What does it mean, sir? It means that as normally in normal course of action, what we have done, हम क्या करते हैं normally, if we supposed to buy something from our seller, right, supplier, we used to make payment, right? हम यही करते हैं. But in RCM, what we have to do, हमें जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं, वो हमारे तरफ से वो जीएसटी पे करेगा. दैट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि आरसीएम क्या होता है तो आपको क्या बोलना है? पहले नॉर्मल वाला देख लेते हैं. देखो नॉर्मल में क्या होता है पहले दिखाते हैं. नॉर्मल क्या होता है? सप्लायर, देखो सप्लायर सप्लाई किया, ठीक है, और जो रिसिपिएंट है, जो रिसीवर है, उसने जो सामान का दाम था वो तो दिया, प्लस उसके ऊपर जीएसटी भी पे कर रहा है. देखो साफ साफ दिख रहा है, पेमेंट तो करेगा विथ जीएसटी. ये नॉर्मली यही होता है, नॉर्मल मैकेनिज्म्स यही होता है, जिसको हम बुकिश लैंग्वेज में फॉरवर्ड चार्जेस भी बोलते हैं. मैंने नॉर्मल इसलिए लिखा सो दैट यू कैन अंडरस्टूड बेटर. ठीक है. फॉरवर्ड चार्जेस, नॉर्मल चार्जेस एक ही है. ठीक है ना. यहाँ पे क्या होता है, हमने पेमेंट किया सप्लायर को, ठीक है, और सप्लायर जीएसटी गवर्नमेंट को देता है, जो हम सब जानते हैं सर. वी यूज्ड टू डू ऑल दिस थिंग्स, राइट? बट यस, अभी क्या हो रहा है रिवर्स चार्ज में? क्या हो रहा है रिवर्स चार्ज में? ये उल्टा हो रहा है. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम सप्लायर जब हमें सप्लाई करता है, सप्लायर जब रिसिपिएंट को सप्लाई करता है ना, तो रिसिपिएंट पेमेंट तो करेगा सप्लायर को, लेकिन जीएसटी पे नहीं करेगा. वेरी सिंपल, जीएसटी पे नहीं करेगा. और रिसिपिएंट क्या करता है? वही चीज जो जीएसटी होता है वो अपने पॉकेट से देता है. अगर आप लोगों से कोई पूछ दे इन नॉर्मल कि रिसिपिएंट क्यों देता है सर, रिसिपिएंट क्यों देता है? वेरी सिंपल, जो सप्लायर है ना वो अनरजिस्टर्ड है. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. आरसीएम लगती कब है? व्हेन सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड. क्लियर हो रहा है? तो अगर आपसे कोई पूछ दे ना कि आरसीएम के बारे में आप जानते हो, टेल मी समथिंग अबाउट आरसीएम, आपको बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में बोलना है सर, वेयर रिसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर. वेरी सिंपल. सप्लायर की जगह रिसिपिएंट देगा. The next question is why, sir? Why? क्यों हो रहा है ये चीज? Why recipient is liable to pay GST on behalf of supplier? So very simple, sir. Where supplier is unregistered, whereas recipient is registered. बहुत सिंपल है. आरसीएम में इतना नहीं है कुछ समझना. आप नॉर्मल समझना कि नॉर्मल क्या होता है, जो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन अब आरसीएम की बात जब आती है तो उल्टा होता है. अब बात है आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा ना, अरे सर ये आरसीएम वाले मतलब सर हम अनरजिस्टर्ड है, राइट? आप सब रजिस्टर्ड हो? नहीं हो, लेकिन जो भी है जीएसटी में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है. खैर, तो वो डेमो पे किया आप लोगों ने. अब बात बोलते रहना कि यस आई एम अ रजिस्टर्ड डीलर, आई एम अ रजिस्टर्ड डीलर. आपने डेमो पे किया है ये चीजें. ठीक है. तो यस, अगर आप मतलब जीएसटी में अगर आप रजिस्टर्ड डीलर होते, अब तो हो नहीं, अगर आप रजिस्टर्ड डीलर होते तो आपको जीएसटी पे करना होता. लेकिन अभी क्या हो रहा है, जीएसटी पे करना होता. सर अभी भी हम जीएसटी पे करते हैं, लेकिन किसको पे करते हैं? हम गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हैं माय डियर. नॉर्मली हम किसको पे कर रहे हैं? जो हमारा सप्लायर है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो हम उसे पे करते हैं. ये नॉर्मली होता है.
लेकिन आरसीएम की बात जो मैंने अभी बोली, तो ये लगता कहाँ है, कुछ गुड्स हैं, कुछ स्पेसिफिक गुड्स हैं जो हम देखेंगे। सी आरसीएम में कुछ स्पेसिफिक गुड्स है जिसपे आरसीएम लगता है। व्हाट आर दोस गुड्स? तो देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है कैश्यू नट, है ना, नॉट पेड। अब यहाँ पे 2 पॉइंट और है कि सर सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है। तो देखो 2 कॉलम दिख रहा है, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड रिसिपिएंट, ठीक है। तो रिसिपिएंट कौन है सर? तो नॉर्मली अगर कैश्यू नट, लेकिन वो कैसा कैश्यू नट है सर, कैसा कैश्यू नट है, नॉट पील्ड और इल्ड। नॉट पील्ड मतलब सर जिसको तोड़ा ना गया हो, तो उसको तोड़ा ना गया हो ऐसा कौन बेचेगा, एग्रीकल्चर, जो फार्मर होते हैं। तो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं करते। जीएसटी में उनको क्यों रजिस्टर्ड करना है, नहीं चाहिए। लेकिन उनसे जो रिसिपिएंट है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, देखो उनसे कैश्यू नट जो डील कर रहा है, जो फार्मर है, उससे आप खरीद रहे हो, हम खरीद रहे हैं, हम रजिस्टर्ड डीलर है, हम कितने हाई प्राइस पे उसको बेचते हैं, लेकिन फार्मर को ये प्राइस नहीं मिलता। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला फार्मर को तो जरूरत नहीं है, लेकिन जो रिसिपिएंट है उसको जरूरत है। क्यों? वो तो फर्दर अच्छा बिजनेस करेगा, बिजनेस कर रहा है सर, तो उसको जीएसटी में रजिस्टर करना जरूरी है। तो यहाँ पे वही है, हम जो बोल रहे हैं आरसीएम आरसीएम आरसीएम, ये हर गुड्स पे नहीं लगता। देयर आर सम स्पेसिफिक गुड्स एंड देयर आर सम स्पेसिफिक सर्विसेज जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होती है। अब वही हम इस क्लास में देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या ऐसे गुड्स है। तो पहला हो गया कैश्यू नट नॉट सील्ड, दूसरा हो गया बीड़ी लिप्स, टेंडू लिप्स जो होते हैं जिससे तंबाकूज एंड ऑल में यूज होता है, ठीक है। जो जिसका उसका एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो सप्लायर है, वो सेल कर रहा है, एग्रीकल्चर यानी कि फार्मर, ठीक है। और रिसिपिएंट कौन है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे बात है, जब पर्सन बोल रहे हैं ना, तो पर्सन का डेफिनेशन है, वो हम इनकम टैक्स में बात करेंगे। खैर, तंबाकू लिप्स, सिल्क यार्न, ठीक है, सप्लाई ऑफ लॉटरी, लॉटरी का जो सप्लाई होता है। तो देखो अब वहां पे सप्लायर कौन है सर, देखो स्टेट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी लगता है ऐसा कि लॉटरी टिकट्स का सेलिंग होती है ना। तो आपको लगता होगा सर लॉटरी टिकट का जो सेलिंग हो रहा है, लॉटरी टिकट हम खरीद रहे हैं, ठीक है, तब तक आपको जीएसटी पे करने का जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे कौन है, अब आप बोलोगे सर रिसिपिएंट तो हम है ना, रिसिपिएंट तो हम है, हमने लॉटरी खरीदा, हमें जीएसटी पे करना है। नहीं, यहाँ पे देखो कि सप्लायर कौन है, लोकल अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट है। यानी कि जो ये सब का लॉटरी का जो चीज होता है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट ही अलाउ करता है, उनसे लेना पड़ता है। और यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सेलिंग एजेंट, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर, जो वहां पे बैठ के जो दे रहा है ना आप लोग को, सेल कर रहा है हमें, काउंटर में जो बैठता है, हाँ काउंटर में जो बैठता है, तो उनको जीएसटी, वो रिसिपिएंट है, वो ऐसे नहीं कर सकते, उनको रजिस्टर्ड करना होगा पहले, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट से वो लोग राइट्स लेते हैं कि भाई हम करेंगे, ठीक है करो, ठीक है। अच्छा, रॉ कॉटन, जो कॉटन होता है ना रॉ, पता नहीं वो फर्म में देखा है मैंने, मुझे नहीं पता वो हिंदी में क्या बोलते हैं। तो वो एग्रीकल्चर जिसका होता है कॉटन का, आप लोग वो देखे होगा, व्हाइट व्हाइट ऐसा निकलता है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, फूल निकलता है, हाँ फूल निकलता है, राइट। तो वो एग्रीकल्चर, तो वो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर उसको खरीदता है तो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे रिसिपिएंट वही है, वो फार्मर नहीं है। यूज्ड व्हीकल्स, यूज्ड व्हीकल्स जो होता है, अब यहाँ पे सप्लायर कौन है, देखो फिर से देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सर यूज्ड व्हीकल सेंट्रल गवर्नमेंट बेचती है, बिल्कुल। देखो क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा समझाओ बच्चों को, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि सर रिसिपिएंट तो हम होते हैं, हम गए दुकान में खरीदने सेकंड हैंड कार, और सेकंड हैंड कार जब हम खरीद के लाए तो वो तो हो गया सर हम रिसिपिएंट बन गए, नहीं, जो डीलर है ना वही रिसिपिएंट है, ठीक है। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। मान के चलो कि आप लोगों ने एक सेकंड हैंड दुकान का, कार का या बाइक का दुकान खोला, लेकिन आप इंडिविजुअली एक एक इंसान के पास जाकर आप ये नहीं बोलोगे कि सर आपके पास सेकंड हैंड कार है क्या, आपके पास सेकंड हैंड टू व्हीलर्स है क्या, मैं खरीद लेता हूं सर आपसे, ठीक है, ये नहीं बोलोगे आप। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट देखो कोई ईएमआई पे नहीं कर पाता है, तो गवर्नमेंट उसका गाड़ी बैंक टांग के ले जाती है। तो जब बैंक टांग के ले जा रही है उसका गाड़ी ना, तो गवर्नमेंट के पास बहुत ऐसा सेकंड हैंड कार आ जाता है। तो उन लोगों का, गवर्नमेंट का अपना वेबसाइट होता है जहाँ पे सेकंड हैंड कार ऑक्शंस में बिक्री होती है, हाँ ऑक्शंस में। तो सप्लायर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी ना जीएसटी में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, गवर्नमेंट, अरे कैसा लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रजिस्टर्ड है बोले जीएसटी में, हाँ। अब फिर आप लोगों से जीएसटी लेके वो खुद को फिर से देगा, नहीं। तो आरसीएम में सप्लायर इसलिए बोला है, सप्लायर को जीएसटी में रजिस्टर करने का जरूरत नहीं है।
आरसीएम के अंदर, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी ये लोग होते हैं। लेकिन एनी रजिस्टर्ड पर्सन, जो आप लोगों ने दुकान खोला है ना सेकंड हैंड का, जो आप लोग बेचोगे, तो आपको जीएसटी में पहले रजिस्टर्ड करना होगा। समझ में आया? और आपको जो कार आप खरीद रहे हो उस पे आपको जीएसटी पे करना होगा, ठीक है। ये बात हो गया। इंपोर्ट ऑफ गुड्स। नाउ इंपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब सर आप बाहर से लैम्बोर्गिनी ला रहे हो इंडिया में, लेट्स सपोज, तो लैम्बोर्गिनी का कंपनी तो बाहर है सर, वो तो सप्लायर है ना, वो तो सप्लायर है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारा इंडियन गवर्नमेंट उसको तो नहीं बोलेगी भाई तू इंडिया में सेल करने के लिए एट फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर्ड इन इंडिया, वो बोलेगा जा फिर हम बेचेंगे ही नहीं। तो क्या बोल रहा है? इंपोर्टर। रिसिपिएंट कौन है? देखो इंपोर्टर, जो इंपोर्ट कर रहा है। आप लैम्बोर्गिनी ला रहे हो तो यू हैव टू रजिस्टर्ड फर्स्ट, यू हैव टू बी अ रजिस्टर्ड डीलर। तो अभी आप लोग सोचोगे सर डू आई हैव टू डू मतलब रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी टू बाय सम इंपोर्ट गुड्स? यस, एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। जब मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करवाया था तो मैंने बताया था कि एक 90 डेज का कैजुअल टैक्सेबल रजिस्टर्ड आप कर सकते हो, यू हैव टू रजिस्टर्ड योरसेल्फ फर्स्ट, तब जाके, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कुछ सर्विसेज भी है जिसके ऊपर लगता है। मैंने बोला ना आरसीएम गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लगती है। तो पहले हमने गुड्स देख लिया और आप लोगों को याद रखना होगा ये। अब सर्विसेज कुछ ऐसी हैं जिसके ऊपर आरसीएम लगती है। अब वो क्या है सर? आरसीएम में क्या क्या सर्विसेज है? तो देखो, एनी सर्विसेज सप्लाई बाय any person who is located in non taxable territory to a person other than non taxable online recipient, जो भी है। अभी मान के चलो कि कोई भी एक बंदा जो बाहर बैठा हुआ है वो सर्विस दे रहा है, वेजल के थ्रू आपके पास गाड़ी आ रहा है, ठीक है, वेजल के थ्रू, नाउ शिप से, ठीक है। तो जब आ रहा है ना वो सारी चीजें, तो अब वो तो सर्विस प्रोवाइडर है। अब वो इंडियन टैक्सेबल में क्या बोला है? बाय नॉन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी मतलब जो इंडिया में कवर अप होती है एरिया, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी जो इंडिया से बाहर है, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से अगर टैक्सेबल टेरिटरी में अगर सामान आ रहा है तो सिंपल है, वो जो सर्विस दे रहा है, जो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा जो शिप होता है वो ला रहा है आपका सामान, तो वो तो सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप टैक्सेबल टेरिटरी में हो, देखो पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, आपको ही जीएसटी देना होगा। ये आरसीएम है, इसमें रिसिपिएंट लायबल टू पे जीएसटी, ठीक है, क्योंकि आप रिसिपिएंट। फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये क्या है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सिंपल सा मैं बता रहा हूं, सिंपल सा ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, ठीक है, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, लेकिन मिस्टर बी को सेल करने के लिए ना मिस्टर ए एक्स लिमिटेड को हायर किया। अब एक्स लिमिटेड कौन है? एक्स लिमिटेड, हाँ, एक्स लिमिटेड वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है सर। उसको मैंने बोला, ए लिमिटेड ने बोला एक्स लिमिटेड को कि भाई मेरा माल लेके बी लिमिटेड के पास पहुंचा दे। ध्यान से सुना आप लोगों ने। यहां पे मुझे एक बात बताओ कि यहां पे सप्लायर कौन है? वेरी गुड, एक्स लिमिटेड इज द सप्लायर, वेरी गुड, because we are learning here about service provider। A B को goods दे रहा है लेकिन सर्विस ले रहा है X limited से। Now X limited is a provider, service provider, who is the recipient over here? B limited, very good। So B limited is liable to pay GST on behalf of X limited। Getting my point? समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है। उसके बाद और कुछ सर्विसेज हैं, देखो यहाँ पे कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल, लोकेटेड, एडवोकेट, ये सब है। एडवोकेट लोगों को भी क्या करना पड़ता है? एडवोकेट, अगर मैं एडवोकेट हूं, आप लोग मेरे पास आए हो, तो सर प्रोवाइडर कौन है सर? यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कौन है? एडवोकेट है सर, ठीक है, ध्यान से सुनना, एडवोकेट है और आप लोग रिसिपिएंट हो, तो आप लोगों को जीएसटी देना है। लेकिन एक बात आप जान लो, आप लोग इंडिविजुअल नहीं हो। यहाँ पे क्या बोला है? एनी बिजनेस लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, बिजनेस एंटिटी, ठीक है। तो जो लॉयर, जो एडवोकेट या फिर एडवोकेट फर्म, हम लोग क्या कर रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं किसको? बिजनेस एंटिटी को, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आप मर्डर करके आ गए, मैं लॉयर हूं, अब बोलोगे सर अब मेरा ना थोड़ा सा केस फाइल, मतलब ये करो, लड़ो, तो मैं आप लोगों को नहीं बोला बाबा जाओ आप पहले जीएसटी में रजिस्टर्ड कर दिया। व्हाट इज दिस? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं इंडिविजुअल को नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे। तो आपको जानना है कि आरसीएम कौन सा सर्विसेज पे लगता है,
जीटीए देखा हमने, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी में जो सर्विस प्रोवाइडर है वो लगा। एडवोकेट वो किसको दे रहा है, इंडिविजुअल को नहीं, किसी बिजनेस एंटिटी को। आपके बिजनेस पे किसी ने केस कर दिया, देखो एग्जांपल है, मिस्टर दुष्यंत देव issued a bill of ₹20 lakhs to Tata and Son for the recipient of service. Tata and Son recipient of service है। Tata and Sons ने, देखो कंपनी पे भी केस होता है, अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं एसएससी पे भी केस किया गया है। किसने केस किया पता है, टीसीएस ने, ठीक है, क्योंकि पहले टीसीएस क्या करती थी, टीसीएस पहले एग्जाम कंडक्ट करवाती थी एसएससी का, ये तो अभी पूरा ट्रेंड में है, आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन एलाइट कोई एक है जिसने वो 1.5 करोड़ में 150 करोड़ में कर दिया, जहां की 320 करोड़ का बजट होता है। तो वही कंप्लेन आ रहा है कि सब लोग, मेरा भाई ने भी एसएससी का एग्जाम दिया था रिसेंटली, वो बोल रहे हैं भैया सिस्टम में है ऑफ हो गया। तो ये सब क्या होता है, ये कंपनीज भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब इन पे कोई अगर केस कर दे ना, तो फिर ये किसको हायर करेंगी भाई, लॉयर को, लॉयर ही फाइट करेगा। तो लॉयर को, तो मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं प्रोवाइडर हूं, रिसिपिएंट आप, वो कंपनी है, वो कंपनी पे करेगी जीएसटी, ठीक है, ओके। और भी कुछ है ऐसा, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनीज है, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, ये सब भी है। मान के चलिए जैसे कि मैं बताऊं कि जैसे कि आप लोगों को पता है गूगल का सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, राइट। तो सुंदर पिचाई, अब भी देखना, सुंदर पिचाई किसी किसी कंपनी में जाके अपना थॉट्स, अपना आइडियाज शेयर्स करता है, जिसके लिए वो फीस चार्ज करता है। अब सुंदर पिचाई अगर सर्विस प्रोवाइडर है, वो लेक्चर दे रहा है, आइडिया थॉट्स शेयर कर रहा है, तो वो उसके लिए जीएसटी में रजिस्टर नहीं करेगा। वो जो कंपनी है उससे ले रही है सर्विस, वो कंपनी ही जीएसटी में जीएसटी पे करेगी ऑन बिहाफ ऑफ दैट, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोवाइड इंश्योरेंस एजेंट भी होता है, और फिर जो ऑनलाइन डाटाबेस है, ये सब भी चीजें होती हैं, ठीक है। अभी थोड़ा चलते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई। अभी आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया कि भाई आरसीएम में रिसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन बिहाफ ऑफ whom? Supplier. Recipient is liable to pay on behalf of supplier. Why? Because supplier is an unregistered dealer. Very good, very good. अभी तो ये हो गया, and there are some specific goods on which RCM is applicable. क्या क्या चीज है, गुड्स था हमारा, कैश्यू नट, बीड़ी, हाँ, और रॉ कॉटन था, है ना, सिल्क यार्न था, है ना, हाँ, यूज्ड व्हीकल्स था, हाँ, उसके बाद इंपोर्ट ऑफ गुड्स था, ये सारी चीजें थी, ओके। फिर सर्विस भी था जिसके अंदर, है ना, सर्विसेज भी थी, हाँ, लॉयर, एडवोकेट, ये सब, जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो वेजल्स आ रहा है वो, ठीक है। तो आरसीएम जब भी आपके दिमाग में और कोई आपसे पूछ दे तो आपको कंफ्यूज और नहीं होना है, तो ये सब तो आरसीएम। लेकिन अब आरसीएम के अंदर ना टाइम है कि किस समय पे सर इसको सर्विस दिया गया है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम, ठीक है। आरसीएम के अंदर कौन सा समय पे दिया गया, तो छोटा सा एक एग्जांपल है। अब इसमें क्या बोला है देखो, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर इसमें भी आरसीएम में भी गुड्स और सर्विसेज पे किस टाइम पे सर्विस दिया जा रहा है सर, ये जो टाइम है दैट डजंट मीन कि घड़ी का टाइम दो घंटा हो गया सर, 3 घंटा हो गया, दैट इज नॉट टाइम। हियर टाइम इन शॉर्ट डे ऑफ सप्लाई। अब क्यों ये डे ऑफ सप्लाई माना गया है सर, डे ऑफ सप्लाई इसलिए बोला गया है कि मान के चलो एग्जांपल के तौर पे अगस्त 31 अगस्त होता है, 30th होता है, 31 अगस्त, फाइन। तो 31 अगस्त को ना मैंने सर्विस दिया या गुड्स आपको दिया, लेकिन मैं इनवॉइस दे रहा हूं 1 सितंबर को। अब तो बड़ी बात हो गई सर, अब ये किस मंथ का सप्लाई पकड़ा जाएगा, राइट। अगर अगस्त का पकड़ा जाए तो अगस्त का रिटर्न लगेगा, सितंबर का पकड़ा जाए तो सितंबर मंथ का रिटर्न लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए जानना जरूरी है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्या होता है, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, क्या, डेट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ गुड्स, ठीक है, आरसीएम है इसीलिए रिसिपिएंट ऑफ गुड्स है, किस दिन रिसिपिएंट ने गुड्स रिसीव किया, किस दिन उसने पेमेंट किया, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन एक चीज है यहां पे बोला है इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। सप्लायर ने, अब मैं सप्लायर हूं, अनुकृति रिसिपिएंट है फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। तो मैं कभी भी सप्लाई कर दूं इसको, बात है आरसीएम ना, मेरे तरफ से नहीं देखा जाएगा, सप्लायर की तरफ से। क्यों, कौन जीएसटी देगा, रिसिपिएंट, अनुकृति इज रिसिपिएंट नाउ, राइट।
तो अनुकृति इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन बिहाफ ऑफ मी, ठीक है। तो अब बात है कि ये जब पे करेगी ना, अब जब ये पे करेगी तो ये पे करने पे इसकी तरफ से क्या देखा जाएगा सर, कि इसने गुड्स किस दिन रिसीव किया, देखो रिसिप्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट किस दिन किया, और ये जो थर्ड पॉइंट है इमीडिएटली 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, मैंने कब दिया था इसको, मान के चलो मैंने इसको जून में ही गुड सप्लाई कर दिया, इनवॉइस दे दिया, और ये बोल रही है सर 1 सितंबर को मिला, अरे 30 डेज तो पार हो गया, इतना दिन तेरा लग गया गुड्स रिसीव करने में, बोला है नहीं ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट बोल रहा है इमीडिएटली 30 डेज होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें हैं, नोट करो, आप लोग बताना, पहले मैं समझा दे रहा हूँ उसके बाद, जैसे कि इनवॉइस डेट है 1, यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को, इनवॉइस डेट है 1 दिसंबर, रिसिप्ट ऑफ गुड्स यानी अनुकृति ने रिसिप्ट किया कब, 15 दिसंबर, 30 डेज के अंदर किया है, पेमेंट मेड नॉट येट पेड, ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या माना जाएगा, देखो 15 दिसंबर, वेरी सिंपल सर, ठीक है। सेकंड देखते हैं, 1 दिसंबर को हमने बिल दिया है, रिसिप्ट किया 15 जनवरी को, ठीक है, और पेमेंट किया है 20 तारीख को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टाइम ऑफ सप्लाई क्या दिया 1 जनवरी, बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो डेट ही नहीं है, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, डेट ही नहीं है सर, डेट नहीं है, लेकिन क्या बोला गया था, इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, तो मैं बोल रहा हूँ मैं अनुकृति को दिया 1 दिसंबर, और अनुकृति बोल रही है रिसीव द गुड्स ऑन 15, 30 दिन से पार ज्यादा कहां से गुड्स आ रहा है भाई, ठीक है। तो बोला गया है तू रिसीव कर या ना कर, गवर्नमेंट का प्रोविजन है कि भाई 1 जनवरी ही एक्सेप्ट होगा, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है, गुड्स सॉरी। अब यहाँ पे थर्ड देखो, थर्ड पे देखो 1 दिसंबर मैंने इनवॉइस दिया, 10 दिसंबर को यानी विदिन 30 डेज हुआ ना सर, ठीक है, और 10 दिसंबर को पेमेंट भी किया, तो फाइन, तो 10 दिसंबर रिसिप्ट ऑफ गुड्स अर्लीस्ट, 1 दिसंबर को मैंने उसको इनवॉइस दिया, 15 दिसंबर को उसने रिसीव किया, और 13 दिसंबर को उसने पेमेंट किया, तो उसके तरफ से देखा जाएगा अर्लीस्ट 15 और 13। अब ये आप लोग मुझे अब आंसर दोगे थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं क्लियर हो जाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया। पहला वाला देखो, इनवॉइस 1 जनवरी, रिसिप्ट ऑफ गुड्स अनुकृति 29 दिसंबर 21, यानी मैंने सर इनवॉइस बाद में दिया तो मेरा डेट नहीं माना जाएगा, ओके। अब इन तीनों में से पेमेंट डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट और पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो इन तीनों में से कौन सा अर्लियर है, 29 दिसंबर, एग्जैक्टली, सो यहाँ पे क्या होगा, ओके डन। सेकंड वाला बताओ, 1 जनवरी, रिसिप्ट ऑफ गुड्स 1 जनवरी, पेमेंट एंटर 2 जनवरी, पेमेंट डेबिटेड 2 जनवरी, कौन सा होगा, 1 जनवरी, एग्री, गुड, वेरी गुड। यहाँ पे देखो थर्ड, इशू ऑफ इनवॉइस 1 जन, रिसिप्ट ऑफ गुड्स 1 जन, फाइन, पेमेंट एंटर 27 और बैंक डेबिटेड 29 दिसंबर 29। अब बच्चे बोलेंगे सर ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, तो ये क्यों नहीं, देखो थोड़ा सा दिखाता हूं, यहाँ पे बोला है इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई 1 2 3, ठीक है, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जब तीनों ना हो आपके पास तब रिसिपिएंट ने किस दिन बुक में एंटर किया वो देखना है, तो अभी ये देखना ही नहीं है हमें, ये देखना ही नहीं है, तो 29 दिसंबर, फाइन। यहाँ पे लास्ट वन बताओ, 1 जनवरी, ठीक है, और रिसिप्ट ऑफ गुड्स 14 फेब, टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, फर्स्ट, वेरी गुड। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, राइट, हाँ। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे, ठीक है, सो थैंक यू।